साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें लेकर। हम सब यहाँ पे अच्छे हैं, सर्दी भी ठीक ठाक शुरू हो गई है और आशा करते हैं आप भी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बीमारियों से बचे हुए होंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई जानकारी किसी के कुछ तो समझ में आएगी जो उस पर गौर करेगा। आज की हम पहली खबर से शुरुआत करेंगे आपके लिए। आजकल पिछले काफ़ी टाइम से ये चल रहा है साइबर फ्रॉड। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है कि हमारा अकाउंट फ्रीज कर लिया गया है। वो डरते हैं कि साइबर सेल वालों के पास जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उनको यही नहीं पता होता है कि हमारा खाता फ्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है। एक बच्चा है, उसके साथ यही हो रहा है, उसका अकाउंट फ्रीज कर लिया गया है। उसको यही नहीं पता है कि उसमें कितना पैसा आया था, कितना नहीं आया था, कब आया। हालांकि उसको तो इतना ही पता है कि उस पर पैसा नहीं आया, कोई थोड़ा बहुत आया होगा तो उसे पता नहीं चला उसमें। और ये 5-10-150 रुपये के लिए कोई पता चलेगा भी कहाँ से, तो वो खाते फ्रीज कर लेते हैं। तो अभी यही चल रहा है कि 10, 20, 50, 100, 500, 1000 रुपये अगर किसी के फ्रॉड के आ गए, उसका खाता भी फ्रीज कर लिया जाता है। फिर वो चक्कर लगाते हैं बार बार बैंक से उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इसमें 5 प्रोसेस होती हैं। पहले वो एप्लीकेशन साइबर सेल के पास जाएगी, केंद्रीय साइबर सेल के पास। फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट में जो साइबर सेल है वो उस पर कार्रवाई करेगी। फिर जो थाने में साइबर सेल है वो उसका सॉल्यूशन करती है। फिर वो बैंक के पास भेजती है, बैंक उसका सॉल्यूशन फिर ग्राहकों करके देता है। इसमें लगभग अगर हम जल्दी भी काम करवाएं तो लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने, सीजीआई ने अभी कहा है कि हम इस पर जल्द ही कुछ गौर करने वाले हैं। छोटी छोटी रकम को लेके 2-2 करोड़ रुपए तक लोगों के फ्रीज हो जाते हैं। आए हैं 500 रुपये, पहले से उसमें 10 लाख रुपए उसके पड़े हैं, उसका खाता फ्रीज हो जाता है। तो वो यही जब कोशिश कर रहे हैं कि जितना पैसा फ्रॉड का आपके अकाउंट में आया है उसी को ही रोका जाए, बाकी आप अपना पैसा यूज करो। अगर किसी का इसमें बताया हुआ है आज की किसी का खाता फ्रीज हो गया और अगर उसको खुलवाना है तो उसके लिए प्रोसेस बताई गई है कि पहले आपको शिकायत साइबर सेल में करना है। जांच आपकी जब जांच होगी और आपकी शिकायत सही मिलती है तो साइबर सेल एनओसी या डिफ्रीज आदेश देता है। इसके बाद बैंक अधिकतम 1 सप्ताह में खाते होल्ड कर देता है। अधिकतम 1 सप्ताह में खाते होल्ड कर देता है। एसबीआई का है ये, बाकी बैंक तो देरी कर देते हैं। दूसरा खबर जो आई थी वो अपने अमेरिका के वाइट हाउस से आई है। खबर अच्छी है उसमें भी, क्योंकि बोलते हैं अमेरिका में स्वतंत्रता है, लेकिन जब किसी बात का जिक्र आए किसी दूसरे देश का तब वो उनकी हकीकत सामने आई जाती है। कल सऊदी अरब के क्राउन अमेरिका दौरे पे आए थे तो वहाँ पे एक पत्रकार थी, उन्होंने उनसे सवाल कर लिया कि 9/11 का जो हमला भारत में हुआ था उसका जिम्मेदार सऊदी अरब को ठहराया गया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ट्रंप ने सीधा ही बोल दिया था कि आप हमारे मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे सवाल आप उनसे आए वैसे नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कुछ जवाब भी दिया कि 9/11 के पीछे लादेन था और खाशोगी की हत्या दुख थी। 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के पत्र खाशोगी की हत्या में सीआर रिपोर्ट में सऊदी अरब का हाथ बताया था। उस समय एक कोई पत्रकार था, उसकी भी हत्या हो गई थी। तो उन्होंने सीधा यही कहा कि उसमें तो उस लादेन का हाथ था, सऊदी अरब का वैसे कोई हाथ नहीं था डायरेक्ट। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल शादियों का टाइम हो खूब चल रहा है, मेहमान आते हैं। आधे मेहमान फैक्शन
अटेंड करने आते हैं, बाकी आधे तो पीछे की कोई कहासुनी होती है, कोई बात होती है, या गड़े जैसे कहें कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए आते हैं। तो उनसे बचना कैसे है? उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप उनसे सहजता से बात करें, विषय बदलने की कोशिश करें, उनकी पूरी बात जैसे वो बताते हैं उसको स्वीकार करें, उनको बोलें हाँ हम भी इसमें सहमत हैं, ये सही है, लेकिन अपना खुद से बात दोबारा टॉपिक शुरू कर दें। क्योंकि जब आमने सामने कोई बातचीत होती है तो दोनों को बार बार मौका दिया जाता है बोलने का, तो अगले की बात अपने को सुननी है और अपनी तरफ से विषय चेंज कर देना है। उसको भी लगेगा कि हाँ उसने अपनी बात तो सुनी है, लेकिन वो अपनी रुचि नहीं लेना चाहता। इससे सामने वाले को थोड़ा ठीक फील होगा, उसकी बात जो वो आया था वो भी पूरी हो जाएगी, और जो करना चाहता है वो उसका काम अधूरा भी रह जाएगा, रिश्ते भी बचे रहेंगे। इसमें दूसरे का दे रखा है कि पुरानी याद ताज़ा करें। जैसे आप पहले कभी अच्छे मिले थे, कुछ वहाँ पे अच्छा हुआ था, उसके बारे में कोई जिक्र करें। जैसे बड़े बुज़ुर्गों का हो कि उन्होंने वो अच्छा खाना बनाया था, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, बड़े बुज़ुर्ग बातें बहुत करते थे, कहानी सुनाते थे, उसकी तारीफ़ की जाए। ऐसे करके आपके विषयों को टालना है। उन अंदाज थोड़ा अपना चेंज करें, धीरे धीरे उनकी बातें टालें। डायरेक्ट ये मत कह देना कि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। धीरे धीरे अपनी बातों को घुमाना शुरू कर दें, उसको भी थोड़ा थोड़ा ये फील होगा, सामने वाला भड़केगा भी नहीं, बातचीत बनी रहेगी। सामने वाले की तारीफ़ कर दें, झूठी कर दें, पहले की बातें लेके या आगे कुछ कोई और कुछ बात हो तो उसका जिक्र करके उसकी थोड़ी तारीफ़ कर दें। रिश्ते को सबसे ज़्यादा यही है, रिश्ते को महत्व देना चाहिए, क्योंकि आजकल 50 लोग ही रिश्ते बचाना चाहते हैं और जो 50 लोग हैं वो रिश्ते तोड़ना चाहते हैं। तो आपको अगर रिश्ता बचाना है तो थोड़ा रिश्ते को महत्व दें, सामने वाले की थोड़ी रिस्पेक्ट करें। अगली खबर है बच्चों से लेकर। आजकल एआई का ज़माना चल गया है, हर बच्चे को मोबाइल चाहिए होता है, बच्चा मोबाइल अपने हाथ में ही रखता है। जब देखो छोटी छोटी बातों के लिए, तो पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अपना बच्चा फ़ोन क्यों यूज करता है, क्या चीज़ उसमें देखता है, क्या नहीं देखता है। बच्चे को आप डायरेक्ट मना मत करें, उसको थोड़ा समझाएं, उसके लिए जो अच्छी चीज़ हो वही उसे देखने के लिए बोलें, और आप भी उनके सामने बैठ के वही चीज़ देखें जिससे बच्चे का इंटरेस्ट जागृत हो। क्योंकि शुरुआत में बच्चा छोटा होता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है, हकीकत तो यही है। जैसे जैसे हम जो करते हैं वही बच्चा सीखेगा। और ये उदाहरण हमारे साथ हो भी गया। हम भोपाल गए थे ट्रेनिंग में, तो वहाँ पे एक मंदिर में चले गए। आपने सुना होगा बिड़ला मंदिर भोपाल का बहुत प्रसिद्ध है, भोपाल का सबसे बड़ा मंदिर सिटी में ही है, बीच में सिटी के, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से बोलते हैं। वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे शाम के टाइम हम गए, आरती हो रही थी। तो बच्ची हमारी 11 महीने की है, तो उसने आज तक कभी ऐसे तालियां नहीं बजाई, लेकिन सभी आरती कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो बच्चे ने 2 मिनट तक तो वेट किया और फिर अपने आप ही देख देख के शुरू हो गई ताली बजाना। और कम से कम उसने भी 2 मिनट तक ताली बजाई है, जब तक आरती ख़त्म नहीं हुआ। इधर देखे उधर देखे ताली बजाती रही। तो ये हकीकत भी है कि हम जैसा करेंगे बच्चा वही सीखेगा। तो बच्चे को आप डायरेक्ट मना मत करें, उसके लिए जो लायक चीज़ है वही उसे देखने दें। एआई का ज़माना ये नहीं है कि बच्चे ने जो किया या देखा वही एआई हमको दिखाएगा। एआई अपनी तरफ से भी बच्चे को कुछ गलत चीज़ें भेज सकती है, गलत रास्ते की चीज़ें सिखा सकती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए हर एक एक्टिविटी का बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता है। हालांकि उसको बांधना नहीं है, पर उस पर नज़र रखनी है अपने को, वरना ज़माना आगे आगे बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आजकल के बच्चों में सहनशीलता है ही नहीं। हालांकि अपने राजस्थान में तो बहुत कम है, लेकिन इधर एमपी में जब देखते हैं ग्वालियर में, तो यहाँ पे लगभग ये मान लो 50% तो रिटायर्ड फौजी हैं और इनके पास लाइसेंसधारी बंदूकें हैं। तो हथियारों का यहाँ बहुत शौक है।
जब शुरुआत में हम 5 साल पहले आए थे तब तो इतना नहीं पता था, इतना नहीं सुनते थे, लेकिन आजकल डेली न्यूज़पेपर में ये पढ़ते हैं कि फलाने बच्चे ने अपने पापा की बंदूक से सुसाइड कर लिया। ये केस दो चार दिन में 1 2 3 कभी कभी दिन में 2 बार भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि बच्चों में आजकल सहनशीलता नहीं। आपने डांट दिया तो दिक्कत है, टीचर ने डांट दिया तो भी वही दिक्कत है। इसलिए बच्चे को थोड़ा सहनशील बनाएं, अपना ध्यान मोबाइल से थोड़ा हटाएं और बच्चों को अच्छे से समय दें, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी बात मानें, उनसे एक दोस्त की तरह बातें करें। और एक आपको अच्छी खबर और बताऊंगा, वो होगी आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम अच्छे से सुना ही होगा और सभी ने सुना होगा, और उनके बारे में काफ़ी कुछ आप जानते भी होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले तो अच्छे से जानते हैं, बाकी सुना तो सभी ने होगा कि झांसी की रानी कौन थी, उसका क्या योगदान था, वो क्यों प्रसिद्ध हुई। तो पहली बात तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कल 19 नवंबर को उनकी जयंती थी और उनका जो समाधि स्थल है वो यहीं ग्वालियर में पास में ही है। तो वहाँ पे कल प्रोग्राम देखने का मौका भी मिला, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था। तो पूरे भारत में 3 ज्योतियाँ जलती हैं पूरी रात, तो उसमें से एक यही है। 18 साल से लगातार इनकी समाधि पे ज्योति जल रही है। कभी आने का मौका मिले तो वो देखना, कितना अच्छे दर्श से नज़र आएगा आपको। वैसे तो वो रानी लक्ष्मीबाई वाराणसी यूपी से थे और उनकी मृत्यु जो है वो ग्वालियर में हो गई। उनकी कर्मभूमि झांसी रही है, वो आपने सुना ही है। उनका 1857 की क्रांति में योगदान हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में झांसी से उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया था। इतने मर्दों में वो एक ही वीरांगना थी। एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन्होंने बोल भी दिया था कि इतने मर्द हैं, लेकिन उन मर्दों में सबसे अच्छा हमें कोई लगा तो वो झांसी की रानी ही थी, जो अपने युद्ध में पूर्णता दिखा रही थी, एक मर्द की तरह लड़ रही थी। हालांकि उनकी वैसे तो स्टोरी पढ़ें तो उसमें 1857 की क्रांति में उनके शामिल होने का कारण अलग ही था। अलग ये था, उनकी शादी हो गई थी तो एक बच्चा भी हो गया, लेकिन 3 महीने बाद ही बच्चा है वो भगवान को प्यारा हो गया था, तो उनके कोई संतान थी नहीं, तो उन्होंने एक पुत्र को गोद ले लिया। इधर लॉर्ड डलहौजी का शासन था, भारत में गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने ये बोल दिया कि गद्दी का उत्तराधिकारी खुद का ही पुत्र होगा, दत्तक पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। इस वजह से वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थी, उनकी नीतियों के खिलाफ थी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति थी वो यही थी कि दत्तक पुत्र को आगे का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। और झांसी की रानी ने उनको गोद लिया था दत्तक पुत्र, तो वो सबसे ज़्यादा समस्या तो वो यही थी कि वो उसके विरोध करने के लिए ही क्रांति में भाग लिया था, क्योंकि अकेले में उनमें साहस नहीं था कि वो सामना कर सकें। लेकिन जैसे 1857 की क्रांति का पता चला तो उन्होंने अपना वो बदला लेने के लिए वो 1857 की क्रांति में शामिल हुई थी। उम्मीद करता हूँ आज की सारी खबरें आपको समझ में आई होंगी, काफ़ी अच्छी इसमें बातें भी बताई गई हैं। न्यूज़ में कुछ ऐसा खास था नहीं कि सारी न्यूज़ आपको बताई जाए। शिक्षा से क्षेत्र से तो कोई आज न्यूज़ वैसे है नहीं, बस वो BLO वाली बात है कि SIR वाली वो चल रही है, मतदाता सूची वाली, उसमें BLO पे दबाव बनाया जा रहा है, तो वो विरोध कर रहे हैं रोज़ाना। वो यही बोल रहे हैं कि आम जनता हमारा साथ दे नहीं रही है,
हम क्या करें क्या नहीं करें, पहले फॉर्म देने जाते हैं, फिर वो फॉर्म जैसे ही लेने जाते हैं तो उनका फॉर्म भरा हुआ नहीं मिलता है, फिर उनको डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़ता है, डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है, फिर तीसरी बार उनके घर पे फिर जाना पड़ता है। और सरकार ने भी ये बोल रखा है कि प्रत्येक बीएलओ को प्रत्येक 2 घंटे में एसआईआर को रिपोर्ट भेजनी है, इसलिए उनके वो दिक्कतें आ रही हैं। तो सभी से बस यही उम्मीद है, आशा भी है और रिक्वेस्ट भी है कि अपने बीएलओ का सहयोग करें। एक बार अब वोट कट जाएगा, आगे दिक्कत आएगी, समस्या होगी। अभी तो उन पे दबाव है, फिर आप पे दबाव होगा। और तो ऐसा कुछ खास है नहीं। तो धन्यवाद, राम राम।